नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 की हिंदी पुस्तक क्षितिज भाग 1 अध्याय 2 है। पाठ का नाम है लासा की ओर। बच्चों एक यात्रा वृत्तांत है, इसके लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन जी। तो पहले हम लेखक परिचय जानेंगे, उसके बाद जानेंगे किस प्रकार लेखक ने यात्रा वृत्तांत किया है, यात्रा की है और यात्रा का जो अनुभव उन्हें प्राप्त हुआ है वह इस पाठ में लिखा गया है। यात्रा कहाँ की गई है? तिब्बत में की गई। तिब्बत की राजधानी है लासा। लासा देख रहे हैं यहाँ पे, तिब्बत की राजधानी है। तो यहाँ पर यात्रा के जितने अनुभव हैं उस तिब्बती समाज का जो भी उन्हें अनुभव, जो वहाँ के संस्कार हैं, जो भी चीजें हैं, वहाँ की संस्कृति है, उसको इस पाठ में बताने का प्रयास लेखक ने किया है। आइए पहले लेखक परिचय जानेंगे, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आप देख सकते हैं चित्र हैं राहुल जी। राहुल सांकृत्यायन का जन्म सन 1893 में उसके ननिहाल गांव पंदह जिला आजमगढ़ यानी जो उत्तर प्रदेश में हुआ। उनका पैतृक गांव कनेला था। उनका मूल नाम केदार पांडे था। उनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई। सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। क्या ग्रहण किया? बौद्ध धर्म। तब से उनका नाम राहुल सांकृत्यायन हो गया। राहुल जी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे। बच्चों कितनी भाषाओं के जानकार थे? हमसे एक भाषा अच्छे से हम सीख नहीं पाते, चाहे संस्कृत हो, हिंदी हो आदि, लेकिन इतनी भाषा के जानकार थे हमारे लेखक। उन्हें महापंडित कहा जाता था। सन 1963 में उनका देहांत हो गया। राहुल सांकृत्यायन ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्य सृजन किया। तो किस प्रकार से उनकी रचनाएं होती हैं, रचनाओं का विषय क्या होता है आदि चीजें इसमें बताने का प्रयास है। इतना ही नहीं, उन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया। मेरी जीवन यात्रा 6 भाग, दर्शन, दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़, शास्त्र उनकी प्रमुख कृतियां हैं। साहित्य के अलावा दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि विभिन्न विषयों पर राहुल जी द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या लगभग 150 है। इनकी जो अपनी द्वारा रचित पुस्तकें 150 हैं, जिनमें अलग अलग भाषाओं जो है पुस्तकें विषय के अनुसार दे रखी हैं। राहुल जी ने बहुत सी लुप्त प्राय सामग्री का उद्धार कर अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया है। यात्रावृत्त लेखन में राहुल जी का स्थान अन्यतम है। उन्होंने घुमक्कड़ी का शास्त्र रचा और उससे होने वाले लाभों का विस्तार से वर्णन करते हुए मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य बताया। घुमक्कड़ी से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन एवं अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। राहुल जी ने विभिन्न स्थानों के भौगोलिक वर्णन के अतिरिक्त वहां के जनजीवन की सुंदर झांकी प्रस्तुत की है। इस प्रकार हमने लेखक परिचय जाना, जो कि हमें जानना भी चाहिए कि हम जो पाठ पढ़ रहे हैं, जिस पाठ से हमारे प्रश्न उत्तर बनेंगे, उस पाठ को किस लेखक ने लिखा और उनके विषय क्या क्या होते थे, कितने प्रसिद्ध लेखक हैं। आपके मन में भी जिज्ञासा बनेगी कि जो लेखकों के नाम आज छप रहे हैं, क्या आने वाले भविष्य में हमारे नाम भी छपे हैं? तो इसके लिए लेखक परिचय थोड़ा सूक्ष्म में है। हम पाठ में प्रवेश करते हैं। लासा की ओर, ये क्या है? एक पाठ है और लासा क्या है? ये है एक तिब्बत की राजधानी है। ठीक है, तो आप शुरू से ध्यान से इसको देखिए, समझिए, ताकि प्रश्न उत्तर में आपको आसानी हो। संकलित अंश राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है, जो उन्होंने सन 1929 और 30 में नेपाल के रास्ते की थी। यहाँ बताया गया यात्रा वृत्तांत है। किसमें आता है? गद्य खंड में आता है। मैंने आपको बताया हिंदी साहित्य 2 भागों में विभाजित है, गद्य और काव्य में। अभी हम गद्य की चीजें पढ़ रहे हैं, तो गद्य में क्या आता है? यात्रा वृत्तांत, जहां लेखक यात्रा करते हैं, उस यात्रा के जितने भी अनुभव उन्हें प्राप्त होते हैं इस पाठ में संजोया गया है। तो क्या बताते हैं? वो तिब्बत की यात्रा करते हैं। कब? 1929 और 30 में, जब भारत को अनुमति नहीं होती थी किसी दूसरे जो है तिब्बत में जाने की। तो तिब्बत में जाने के लिए अनुमति नहीं है, तो अब किस प्रकार जाते हैं आइए देखते हैं। नेपाल के रास्ते गए थे 1929 में। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने यह यात्रा एक भिखमंगे के छद्म वेश में की थी। छद्म मतलब छुपे हुए।
अब जब लेखक को पता है कि भारतीयों को यहाँ प्रवेश नहीं दिया जाता, अनुमति नहीं देते, तो लेखक क्या, राहुल जी क्या करते हैं, राहुल जी करते हैं भिखमंगे का वेश धारण करके वह नेपाल के रास्ते तिब्बत पहुंचते हैं, ल्हासा की ओर, जो राजधानी है तिब्बत की। इसमें तिब्बत की राजधानी ल्हासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन उन्होंने बहुत ही रोचक शैली में किया है। इस यात्रा वृत्तांत से हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में भी जानकारी मिलती है। तो जैसे बताया गया पाठ के एक सारांश रूप में है, ताकि जब आप पाठ में पहुंचे, प्रवेश करते हैं, तो पाठ से पहले कुछ लाइनें के माध्यम से हम समझ पाते हैं पाठ क्या है। पाठ आपको समझने में मदद देगा। जैसे सारांश है, ल्हासा की ओर, ये क्या है, एक तिब्बत की राजधानी है। क्यों पढ़ रहे हैं पाठ, क्योंकि लेखक ने यात्रा करी, उस यात्रा से जो भी तिब्बती समाज की संस्कृति है उसको इस पाठ में बताया गया है, ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब हम पढ़ेंगे जहां से हमारा पाठ शुरू होता है। अब यहां से पाठ शुरू हो गया। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरी कलिम्पोंग का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीजें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। तो नेपाल से तिब्बत जाने का जो मुख्य रास्ता है, वह मुख्य रास्ता तो है, उस समय फरी कलिम्पोंग जो है ये रास्ता उस समय नहीं था, जो होना था वो रास्ता नहीं था। तो किस रास्ते, मुख्य रास्ते से गए। नेपाल यानी हिंदुस्तान की जितनी भी चीजें होती थी आदान प्रदान करने के लिए वो जाते थे, लेकिन ऐसे कोई भी बिना अनुमति के दूसरी जगह नहीं जा सकता। एक हर जगह रूल और नियम है। क्या नियम है कि हमें जब अनुमति होगी तब हम एक जगह से दूसरी जगह पहुंचेंगे, एक राज्य से एक देश में, इस प्रकार का जो है लेखक कहते हैं। यह व्यापारिक ही नहीं सैनिक रास्ता भी था। तो ये व्यापारिक सैनिकों की टुकड़ी भी निकलती थी इस रास्ते से, जहां से हमारे लेखक जी गए भिखमंगे के वेश में। इसलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए। किले मतलब जहां फौजी चौकियां होती हैं, जहां फौजियां रहते हैं और उस रास्ते का जो है सुरक्षा करते हैं, जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। चीनी पलटन मतलब चीनी सैनिक उस रास्ते पर रहा करती थी, अपना एक जो है किला, जो छोटा सा रहने के लिए स्थान हुआ बनाकर रहती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं दुर्ग के किसी भाग में, जहां किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है। वहां घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। जहां पहले सैनिक होते थे, अब वहां घर ना होके अब किसानों ने उन घरों में अपना डेरा या अपना बसेरा कर लिया है। वहां फौजी की जगह किसान लोग रहते हैं। वहां कुछ घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला था। परित्यक्त का अर्थ होता है छोड़ा हुआ। ऐसा ही एक चीनी किला छोड़ा हुआ था। पहले उस चीनी किले में सैनिक रहते थे, लेकिन जब वो चले गए तो वहां कौन रहते थे, किसान रहते थे। ऐसा ही परित्यक्त छोड़ा हुआ किला लेखक को मिलता है। लेखक कहाँ जा रहे हैं, तिब्बत की ओर जा रहे हैं। ल्हासा क्या है, राजधानी है। हम वहां चाय पीने के लिए ठहरे। अब जो लेखक है वो लेखक के मित्र हैं, कहाँ जाते हैं, उस चीनी किले में जो परित्यक्त है, जो छोड़ा हुआ है, यानी वहां कोई नहीं है, उस स्थान पर जाते हैं। रास्ते में मिलता है और जो है वहां चाय पानी पीते हैं। तिब्बत से में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी। वहां जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं है और न औरतें पर्दा ही करती हैं। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते, नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं। तो बताया गया तिब्बत में छुआछूत, जाति भेदभाव आदि ये चीजें कुछ नहीं है। वहां सब एक समान रहते हैं, बहुत खुश प्रसन्न रहते हैं। ठीक है। फिर बताया गया कि आप किसी भी घर में जा सकते हैं, यानी अनुमति है, आप कह सकते हैं स्नेह है और एक विश्वास है, तो ऐसा भाव है तो कोई भी किसी घर जा सकता है। लेकिन जो भिखमंगे भिखारी हैं, भिखारी जो निम्न श्रेणी के लोग हैं, तो यह कहीं भी नहीं जा सकते। बाकी जो अन्य लोग हैं वह आराम से जो है विश्वास के साथ एक घर में जा सकते हैं। चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हो तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं, वह आपके लिए उसे पका देगी। जो तिब्बत में एक नियम इस प्रकार का है कि आप किसी भी घर में जाते हैं तो आपको चाय का सामान, जो भी सामान है, आप सामान को देना पड़ेगा। सामान देंगे तभी आपको वह चीज जो है आपको मिलेगी। आप किसी भी घर में जा सकते हैं, लेकिन आपको चाय पीनी है तो चाय का आप सामान देंगे तो वहां की जो सास है या बहू है वह चाय बना के आपको दे देगी।
मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए। वह चाय चौड़ी में कूट कर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टूटीदार बर्तन, जिसे खोटी कहते हैं, में रख के आपको दे देगी। यानी जो चौड़ी होती है, चाय चौड़ी मतलब एक बर्तन में उसको कुछ कूट करके आपको क्या दे देगी, खोटी, जिसको चाय का टूटीदार बर्तन कहते हैं, खोटी नाम है उसका, चाय रख के आपको दे देगी। आप तिब्बत में अपरिचित भी हैं, कोई आपको नहीं जानता, उसके बाद भी आप किसी अपरिचित के घर में जाएं, चाय का सामान दें, आपको चाय बनाकर खोटी में जो चाय का बर्तन होता है आपको दे देंगे। इसके बाद है, यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चौड़ी में चाय मथ कर ला सकते हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि हम तो एक अपरिचित जगह में जा रहे हैं, हम जो सामान दे रहे हैं वो कुछ उसमें रखेंगे ही नहीं, सब अपने लिए ले लेंगे, तब आपको ऐसा विश्वास नहीं है, तो आप खुद किचन में जा करके, जिसे रसोई घर कहते हैं, वहां जाइए, चाय बनाइए और खुद ही आप सारे वस्तुओं का उपयोग करके उस चाय को आप पी सकते हैं। इसके बाद कहते हैं, चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की जरूरत होती है। परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। अब बच्चों मान लीजिए, अब बच्चों मान लीजिए किसी रास्ते की ओर जा रहे हैं लेखक और लेखक के मित्र। तो इस प्रकार क्या होता है, जब जाते हैं तब देखते हैं कि एक चीनी किला है, वो क्या खाली है, तो वहां लेखक और लेखक के मित्र चले जाते हैं। अब फिर वहां चाय पानी जो पीते हैं, उसके बाद जैसे उस चीनी किले से बाहर निकलते हैं तो क्या देखते हैं कि एक राहदारी है, वो राहदारी एक आदमी है, वो राहदारी मांगता है। तो राहदारी का अर्थ क्या होता है, आपको अनुमति पत्र देना होगा कि आप दूसरी जगह से आए हैं तिब्बत में, तो आपको एक अनुमति पत्र देना होगा कि आप आए हैं और वहां की अनुमति है, प्रदान है आपको, तो विश्वास होता है, विश्वास के साथ आदमी जा सकता है। हमने वह दोनों चिटें उसे दे दी। शायद उसी दिन हम थोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। थोंगला क्या एक जगह का नाम है। यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे और भिखमंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे थे। 5 साल बाद, जब आप पहले आए थे उसके 5 साल बाद अब आए हैं, और भिखमंगे नहीं, अब वो क्या है, भिखमंगे के वेश में नहीं आए हैं, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे, किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी और हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। क्या बताते हैं कि जब वो एक 5 साल बाद आए थे, तब भी क्या है, वो एक भद्र व्यक्ति के रूप में आए थे, यानी सभ्य व्यक्ति के रूप में आए थे, वो भिखमंगे के रूप में नहीं आए थे। तब भी क्या है, तिब्बत में किसी ने रहने का स्थान नहीं दिया, एक सबसे गरीब आदमी था, गरीब आदमी ने मुझे रहने का स्थान दिया। अब क्या गए, लेखक तो अब भिखमंगे के वेश में गए हैं, कहाँ जा रहे हैं, ल्हासा की ओर, जो कि तिब्बत की राजधानी है, वहां जाते हैं, लेकिन भिखमंगे के वेश में, और उनको अनुमति नहीं है तिब्बत में जाने की। अनुमति मिलती तो अनुमति के आप जाइए, कोई आपको परेशानी नहीं होगी, लेकिन आप अनुमति के बिना जा रहे हैं किसी दूसरी जगह, तब आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अब हम देखेंगे भाग 2 में कि जैसे भिखमंगे के वेश में राहुल जी जाते हैं तो क्या उनके साथ व्यवहार होता है। तो बच्चों मिलेंगे भाग 2 में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।